हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनुज सर में। तो दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने 100 क्वेश्चन तक क्लियर कर लिया था। मैंने दोस्तों आपसे कहा था कि हम टॉप 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से 125 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 इज ऑन योर स्क्रीन। Which of the following statements on the prelude by William Wordsworth is are not true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट द प्रिल्यूड के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन ए, द प्रिल्यूड वॉज पब्लिश्ड पोस्टह्यूमसली, ये सही है। बी, इन दिस पोएम वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड्स हिज डेवलपमेंट एज अ पोएट, ये भी सही है। सी, द पोएम रन्स टू 14 बुक्स एट क्रूशियल स्टेजेस, द पोएट सेलिब्रेट्स द सबलाइम नेचुरल सीनरी इन डेवलपमेंट, हिज स्पिरिचुअल, मोरल एंड इमेजिनेटिव नेचर। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी भी सही है। कह रहा है कि द प्रिल्यूड के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो जब दोस्तों 3 सही हो गए तो ऑप्शन नंबर डी ही बचा। लेकिन ज़रा ऑप्शंस देख लीजिए सही से। हाँ, ऑप्शन नंबर सी में देखिए डी इज़ नॉट ट्रू दिया हुआ है। पोएम्स लाइक माइकल, द ओल्ड कम्बरलैंड बेगर, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज, नटिंग एटसेट्रा आर द हाईलाइट्स ऑफ दिस वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर डी इज़ रॉन्ग फ्रेंड्स, डी इज़ नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे डी के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी इज़ नॉट ट्रू। लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। द पोएम्स लाइक माइकल, द ओल्ड कम्बरलैंड बेगर, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज, नटिंग एटसेट्रा आर द पार्ट ऑफ 1800 एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स। दोस्तों ये पोएम 1800 में जो लिरिकल बैलेट का प्रीफेस आया उसमें उसके ये पार्ट हैं और ये द प्रिल्यूड के पार्ट नहीं है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द प्रिल्यूड केम आउट इन 1805 विथ 14 बुक्स। फर्स्ट एडिशन द प्रिल्यूड का फर्स्ट एडिशन 1805 में आया जिसमें 14 किताबें थी, विच वर सब्सिक्वेंटली रिवाइज्ड एंड पब्लिश्ड पोस्टह्यूमसली बाय हिज वाइफ इन 1850, जिसको रिवाइज किया गया और वर्ड्सवर्थ की डेथ 1850 में होने के बाद मैरी हचिनसन, जो कि वर्ड्सवर्थ की वाइफ थी, उन्होंने इसको पब्लिश करवाया था उनकी डेथ के बाद। इट इज़ अ पोएम एंड नॉट अ वॉल्यूम ऑफ पोएम्स, हेंस ऑप्शन सी। ये कविता है ना कि वॉल्यूम है कविताओं का। तो द प्रिल्यूड के किसने पब्लिश करवाया? मैरी हचिनसन, जो कि वर्ड्सवर्थ की वाइफ थी, और ये वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद वर्क पब्लिश हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर। दोस्तों हम इस क्लास में कुछ एग्ज़ाम पॉइंट्स देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, साथ ही साथ मैं इसको भी करा दे रहा हूँ। कॉलरिज वॉज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन इन। तो कॉलरिज पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया था, आलोचना की थी। किसमें की थी? बायोग्राफिया लिटरेरिया में की थी। वर्ड्सवर्थ सेटल डाउन विद हिज सिस्टर डोरोथी एंड कॉलरिज एट एल्फॉक्सडेन। वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलेज के साथ एल्फॉक्सडेन में सेटल्ड हो गए थे। बट फॉर द लास्ट 50 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, लेकिन अपने जीवन के अंतिम 50 साल लिव्ड फर्स्ट एट डव कॉलेज, पहले तो डव कॉटेज में रहे, ग्रासमेयर एंड फाइनली एट, और फाइनली कहाँ रहे? राइडल माउंट में रहे। व्हाट इज़ द सब टाइटल ऑफ द प्रिल्यूड? प्रिल्यूड का दोस्तों सब टाइटल मैंने बताया था, द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड इज़ द सब टाइटल ऑफ प्रिल्यूड। द प्रिल्यूड इज इन 14 बुक्स। प्रिल्यूड कितनी किताबों में? 14 बुक्स में है। व्हाट इज़ द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम इमॉर्टलिटी ओड? का दोस्तों कंप्लीट टाइटल क्या है? ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड 1803 से 1806। कुछ और भी इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट सेंटेंस हैं। इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ कॉल्स अ चाइल्ड बेस्ट फिलोसफर माइटी प्रोफे सीयर ब्लेस्ड। तो किस में कहते हैं दोस्तों? इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी ओड। द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम टिंटर्न एबी इज कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटर्न एबी ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ द वे ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798. वर्ड्सवर्थ रिविजिटेड द प्लेस इन 1798. व्हेन डिड ही विजिट टिंटर्न एबी फर्स्ट? तो दोस्तों 5 साल पहले गए थे, तो 1793 याद रखिए, 1793। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड हुज लाइन इज़ दिस। तो ये किसकी लाइनें हैं दोस्तों? ये वर्ड्सवर्थ की लाइनें हैं।
10,000 आई एट अ ग्लैंस, व्हाट डिड वर्ड्सवर्थ सी एट अ ग्लैंस। तो एक बार में उन्होंने 10,000 देखा, क्या 10,000 डैफोडिल्स के फूलों को देखा। तो करेक्ट यहाँ पे डैफोडिल हो जाएगा। प्रोटियस इज ग्रीक सी गॉड हु कैन अज्यूम डिफरेंट शेप। प्रोटियस एक ग्रीक सी गॉड हैं जो कई रूप धारण कर सकते हैं। द अदर्स ग्रीक सी गॉड इज ट्राइटन हु राइजेस विद हिज कॉन्च, जो अपने शंख के साथ निकलते हुए दिखाई देते हैं। विच ही ब्लोज इन ऑर्डर टू काम द वेव्स, जिसको ये लहरों को शांत करने के लिए बजाते हैं। वेयर डू दीज टू गॉड्स अपीयर इन वर्ड्सवर्थ, किस पोयम में वर्ड्सवर्थ की ये दोनों गॉड अपीयर होते हैं। दोस्तों द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस में दोनों गॉड्स के बारे में बताया गया है। द सी दैट बेयर्स हर बॉजम टू द मून, दिस लाइन इज इन द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, इस पोयम में ये लाइन आई है। The lines that Shakespeare spake, the faith and morals hold which Milton held appear. It is not to be though of that flood, इस सोनेट से ये लाइन ली गई है। The name of the cottage of Michael is, तो माइकल की कॉटेज का नाम था द इवनिंग स्टार। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 102 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमने 101 किया था। Which of the following statement about the lyrical ballads is not true? लिरिकल के बैलेट के बारे में कौन सा सेंटेंस ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन ए, इट कैरीड ओनली वन बैलेट प्रॉपर विच वॉज कॉलरिजस द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। तो दोस्तों ऑप्शंस को देख लीजिए 102 और आप मुझे करेक्ट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताइए। बी है, इट आल्सो कैरीड पेस्टोरल एंड अदर पोएम्स। करेक्ट कौन सा सही नहीं है। तो ए सही है, बी भी सही है, इट कैरीड अ प्रीफेस विच वर्ड्सवर्थ एडेड इन 1800, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इट आल्सो प्रिंटेड फ्रॉम ग्रेज एलिजी रिटन अ कंट्री चर्चयार्ड। ऑप्शन डी दोस्तों रॉन्ग है, ये नहीं सही है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेज एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड वॉज पब्लिश्ड इन 1751 एंड नॉट इन लिरिकल बैलेट 1798, हेंस ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। Question number 103 is on your screen. For nature then the coarser pleasures of my boy's days and their glad animal moments all gone by, to me was all in all. In these lines from Tintern Abbey revisited, Wordsworth is talking about. तो वर्ड्सवर्थ दोस्तों किसके बारे में टॉकिंग कर रहे हैं। तो ऑप्शंस देख लीजिए। द सेकेंड स्टेज इन हिज रिलेशनशिप विद नेचर, नहीं। द फर्स्ट स्टेज इन हिज रिलेशनशिप, करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बोथ द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेजेज इन हिज रिलेशनशिप विद नेचर। इन द अबव लाइन्स फ्रॉम द पोएम टिंटन एबी रिविजिटेड, वर्ड्सवर्थ इज टॉकिंग अबाउट बोथ द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेजेस इन हिज रिलेशनशिप विद नेचर, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 104 is on your screen. Question number 104 is on your screen, friends. William Wordsworth had a deep influence on Thomas Hardy. According to Hardy, a particular poem by Wordsworth was his best cure for despair. Which is that poem? तो 104 के दोस्तों ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन है माइकल, दूसरा है टिंटन एबी, तीसरा है द इडियट बॉय, चौथा है द लीच गैदरर। तो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा द लीच गैदरर इज़ द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्ड्सवर्थ रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस पब्लिश्ड इन 1807 इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स वॉज ओरिजिनली रिटन इन 1802 अंडर द टाइटल द लीच गैदरर, which later had a deep influence on Thomas Hardy. Leech gatherer means who collect leeches. Hence option D is correct. Question number 105 is on your screen. Identify the sonnet upon sonnet by William Wordsworth. तो sonnet upon sonnet को दोस्तों आइडेंटिफाई करना है। 105 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। sonnet upon sonnet कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। Nuns fret not at their convent's narrow room. Wordsworth's Nuns fret not at their convent's narrow room 1807 has sonnet as its subject, that is, it is a sonnet upon sonnet, hence option D is correct.
दोस्तों कुछ और हम इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखेंगे। लाइक अ ब्रूक दैट डिड बट क्रॉस अ लोनली रोड एंड न्यू सीन हर्ड एंड फेल्ट एंड कॉट एट एवरी टर्न, कंपेनियन नेवर लॉस्ट थ्रू अ मेनी लीग, मेंटेन्ड फॉर मी अ सेविंग इंटरकोर्स with my true self. These lines are from the Prelude Book 10th. Here he tells about the influence of his sister. तो यहाँ वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डोरोथी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द मून डथ विद डिलाइट लुक राउंड हर व्हेन द हेवेंस आर बेयर, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। तो ये दोस्तों इमॉर्टलिटी ओड में लाइन्स आती हैं। वी आर प्रेस्ड बाई हेवी लॉज, वेयर डज दिस लाइन्स अपीयर। द फाउंटेन की लाइनें हैं। द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिल्यूड इज़, तो प्रिल्यूड की पहली लाइन क्या है, ओ देयर इज़ ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज। इट वॉज एन एक्ट ऑफ स्टील्थ, तो ये बोटिंग एपिसोड से है। डस्ट एज वी आर, द इम्पॉर्टेंट स्पिरिट ग्रोज लाइक हारमोनी इन म्यूजिक, के प्रिल्यूड 1 की लाइन है। प्रेज टू द एंड, थैंक्स टू द मीन्स विच नेचर designed to employ. These lines are from Prelude 1. A 6 years darling of a pygmy size, to whom is Wordsworth referring? तो यहाँ कॉलरिज के बच्चे की, कॉलरिज चाइल्ड की बात की गई है। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, दिस लाइन इज़ फ्रॉम टिंटन एबी से लाइन है दोस्तों। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री, कौन कहता है वर्ड्सवर्थ को, तो जॉन क्रो रैनसम कहते हैं। Who calls Wordsworth a mountain, the most massive in that lofty range which is called a romantic revival, J.C. Smith कहते हैं। Who calls Wordsworth one of the chief glories of English poetry, कौन कहता है वर्ड्सवर्थ को chief glories of English poetry, वर्ड्सवर्थ को अर्नॉल्ड कहते हैं। What does Browning call Wordsworth? ब्राउनिंग वर्ड्सवर्थ को कहते हैं लॉस्ट लीडर। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ अ मोरल इनूक, कौन कहता है वो मोरल इनूक कहते हैं सेली। तो दोस्तों हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी क्लियर कर लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। इधर भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये भी देख लेते हैं। हु पॉइंट्स आउट दैट वर्ड्सवर्थ हैड नॉट स्टेड आउट ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट एंड सो नेवर हैड द चांस कमिंग अक्रॉस नेचर रेड इन टूथ क्लॉ। तो ये दोस्तों अल्डाउस हक्सले ने कहा, एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, आई विश टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर और एज नथिंग। ये वर्ड्सवर्थ ने कहा। हु सेड वर्ड्सवर्थ? वी आर लेड अस्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। तो दोस्तों टिंटन एबी की लाइन्स हैं। द प्रिल्यूड अनडाउटेडली प्लेसेस वर्ड्सवर्थ, the revolutionary Wordsworth, the man Wordsworth, the poet, and finally Wordsworth, the high priest of nature. Whose opinion is this? तो प्रोफेसर हर्बर्ट रीड। When did Wordsworth meet Coleridge? से कब मिले? 1797. Wordsworth's best work was done between the years 1798 and 1808 when he was under the influence of Coleridge. Who was Wordsworth's great ideal? तो मिल्टन थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। विलियम वर्ड्सवर्थ्स स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इन पब्लिशिंग द लिरिकल बैलेट्स कैरीज द फॉलोइंग फ्रेज, कंप्लीट द फ्रेज करेक्टली, टू चूज इंसिडेंट्स फ्रॉम कॉमन लाइफ एंड टू रिलेट और डिस्क्राइब देम थ्रू आउट एज फॉर एज पॉसिबल। तो 106 का दोस्तों करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ABCD देख लीजिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इन अ सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय men. See the explanation. Wordsworth's statement in his preface to the Lyrical Ballads 1800 runs as to choose incidents from common life and to relate or describe them throughout as far as possible in a selection of language really used by men. Hence option A is correct. Question number 107 is on your screen. The prelude, although begun as early as 1799 and finished in its first version in 1805, was not published until, तो 107 का दोस्तों कमेंट में आंसर करिए कब तक पब्लिश नहीं हुआ? 1850 वर्ड्सवर्थ की डेथ तक।
ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। वर्ड्सवर्थ द प्रेल्यूड was begun in 1799 but could only be published after his death in 1850 by his wife Mary Hutchinson. Hence option D is correct. Question number 108 is on your screen. In Wordsworth's prelude, the boy of Menander is affected by. तो वर्ड्सवर्थ की प्रेल्यूड में जो द बॉय ऑफ मेनांडर था वो किससे अफेक्टेड था? तो म्यूटनेस थे, वो म्यूटनेस से अफेक्टेड था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, म्यूटनेस। In Wordsworth, the prelude 1805-1850, the boy of Menander is affected by muteness, hence option C is correct. Question number 109 की ओर चलते हैं। Which British university figures in William Wordsworth the prelude? तो द प्रेल्यूड में वर्ड्सवर्थ की कौन सी यूनिवर्सिटी की बात की गई है? तो 109 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए ज़रा आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात की गई है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कौन सी यूनिवर्सिटी की बात की गई है? कैम्ब्रिज। चलते हैं दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। 109 के आंसर सी देख लीजिए। द प्रेल्यूड इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन ब्लैंक वर्स इंटेंडेड एज द इंट्रोडक्शन टू रेक्लूज। द प्रेल्यूड इज अ पर्सनल पोएम। वर्ड्सवर्थ began this in 1799 at the age of 28 and continued to work on it through his life. He never gave it a title. He called it the poem on the growth of my own mind. It was published 3 months after Wordsworth's death in 1850 and his final name given to it by his widow Mary Hutchinson. In the prelude book, 6th is named Cambridge and the Alps, in which talked about Cambridge University. Question number 110 is on your screen. Wordsworth comes out of a mood of despondency in his poem Resolution and Independence by interacting with a leech gatherer. तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। The poem Resolution and Independence is based on Wordsworth's actual encounter with a leech gatherer on 30 October 1800 near his home at Dove Cottage in Grasmere. However, the poem was not written until May 1802, when Wordsworth experienced the despondency described in the poem while walking on Barton Fell near us /Sweater. It was during this walk that he recollected the emotion in tranquility and associated the leech gatherer he had met 2 years earlier with his current experience. दोस्तों फिर से हम कुछ एग्जाम पॉइंट्स देखेंगे। Who calls Wordsworth the historian of Wordsworth? शायर कौन कहता है? तो लॉवेल कहते हैं। Wordsworth was hardly a man but a wandering spirit with strange adventures and no end to them. Who said? तो ये शेली ने कहा है। The charge of triviality can be brought against the work of Wordsworth. A large portion of Wordsworth's work is uninspired. तो इनका बहुत बड़ा पोर्शन जो है अनइंस्पायर्ड है। A poet could not but be gay in such a jocund company. Where do these lines appear? तो दोस्तों डेफोडिल्स की लाइन है। We are selfish men, oh raise us up, return to us again. हम स्वार्थी लोग हैं, हमें फिर से आके उठा दो। Return to us again, तो हमारे पास फिर से वापस आ जाओ। These lines appear in दोस्तों 2 मिल्टन की लाइन है 1802। I behold in thee what I was once who said, तो वर्ड्सवर्थ की लाइन है ये। There neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition. Who said? वर्ड्सवर्थ ने कहा है। Who criticized Wordsworth for not practicing his own theory in his own poems? तो T.S. Eliot ने क्रिटिसाइज किया है। Classicism is health and romanticism disease. Whose remark is this? तो ये गोथे का रिमार्क है। Wordsworth is ever spiritualizing the moods of nature and winning from the moral consolation. Whose remark is this? Compton Rickett का रिमार्क है। Wordsworth had no marked style of his own. When he seeks to have a style, he falls into ponderosity and pomposity. Who said? तो अर्नोल्ड ने कहा है। Who calls the immortality ode the high water mark of poetry? किसने कहा है?
इमर्सन ने कहा है दोस्तों। तो चलते हैं, अभी और भी कई सारे एग्ज़ाम पॉइंट्स में क्वेश्चंस हैं, उसके पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस हु सेड, ये किसने कहा? टेनिसन ने कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिबन टू स्टिक इन हिज कोट, दीज लाइन्स आर अबाउट वर्ड्सवर्थ हु रोट। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इन द लोस्ट लीडर में लिखी हैं। 111 का आंसर क्या होगा? दैट पोएट्री शुड पोर्ट्रे द नेकेड एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन वॉज प्रोनाउंस्ड बाई। तो दोस्तों ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा प्रोनाउंस्ड किया गया, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। That poetry should portray the naked and native dignity of man was pronounced by William Wordsworth. 112. Where exactly did Wordsworth first spy the 10,000 daffodils mentioned in his poem Daffodils? तो कहाँ देखा था? High on the beside the lake beneath the trees. तो झील के किनारे, beneath the trees, पेड़ों के नीचे। सी ऑप्शन इज द right option. Beside the lake, beneath the trees, exactly where Wordsworth first spied the 10,000 daffodils mentioned in his poem Daffodils. Daffodils is a lyric poem and Wordsworth's most famous work. The poem was inspired by an event on 15 April 1802, in which Wordsworth and his sister Dorothy came across a long belt of daffodils. It was published in 1807 in poems in 2 वॉल्यूम्स। दोस्तों 112 तक हो गया, 113, 125 तक हम करेंगे। When according to Wordsworth do the daffodils flash upon his inward eye, तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। when he is in a vacant and pensive mood, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। According to Wordsworth, when he is in a vacant and pensive mood, then daffodils flash upon his inward eye। फिर से हम लोग दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वर्ड्सवर्थ इज़ नॉट ऑलवेज मेलोडियस, दैट ही इज़ सेल्डम ग्रेसफुल एंड ओनली ओकेजनली इंस्पायर्ड हु सेड। तो ये दोस्तों किसने कहा? विलियम जे लॉन्ग ने कहा। ही इज़ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर दैट अवर लिटरेचर हैज़ प्रोड्यूस, दिस इज़ द रिमार्क ऑफ लॉन्ग। ये रिमार्क किसका है? डब्ल्यू जे लॉन्ग का, विलियम जे लॉन्ग का। वर्ड्सवर्थ के बारे में लॉन्ग का रिमार्क है। वेयर डज वर्ड्सवर्थ कंपेयर हिमसेल्फ टू एन एओलियन हार्प, तो एओलियन हार्प से कंपेयर करते हैं इन द प्रिल्यूड में। वेयर वर द लिरिकल बैलेट्स अप्रिशिएटेड मोर देन इन इंग्लैंड, तो अमेरिका में ज़्यादा अप्रिशिएटेड हुआ इंग्लैंड की कंपैरिजन में। हु इज एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर अकॉर्डिंग टू लॉन्ग, तो कौन है एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर लॉन्ग के अकॉर्डिंग? तो वर्ड्सवर्थ। Wordsworth gives you the bird and the flowers, the wind and the tree and the leaves just as they are, and is content to let them speak their own message. Who expressed this opinion about Wordsworth? तो विलियम जे लॉन्ग ने बात कही है, W.J. Long. Who according to Long has not only sight but insight, तो ये वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 114। दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, वॉट इन वर्ड्सवर्थ पोएम डैफोडिल्स फ्लैशेस अपॉन द इनवर्ड आई, तो ऑप्शन नंबर डी डैफोडिल्स इज द राइट ऑप्शन। द डैफोडिल्स फ्लैशेस अपॉन द इनवर्ड आई, the poem was written in the year 1802. It was first published in poems in 2 volumes in 1807. The very starting line of the poem, I wandered lonely as a cloud, informs the poet's profound sentiments of being left alone. It was actually the death of his brother John that led him to loneliness. Question number 115. Poetry is emotion recollected in tranquility was said by, तो दोस्तों ये वर्ड्सवर्थ ने कहा था। किसने कहा था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये डेफिनेशन दी थी। तो ऑप्शन ए पोइट्री इज इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, इट्स अ फेमस डेफिनेशन ऑफ पोइट्री बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 116। पोइट्री शेड्स नो टीयर्स सच एज एंजल्स वीप बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स आर लाइन्स बाय,
तो ये दोस्तों लाइन किसकी है, वर्ड्सवर्थ की लाइन्स हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। पोइट्री शेड्स नो टीयर्स सच एज एंजल्स वीप बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स आर लाइन्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। तो दोस्तों कुछ और एग्जाम पॉइंट्स देखेंगे। फॉर हिज पोएम इमॉर्टलिटी ओड वर्ड्सवर्थ इज इंडेप्टेड टू वैगन्स द रिट्रीट who suggests a return to natural and simple living as the only remedy for human wretchedness। तो वर्ड्सवर्थ हो जाएगा। द ओनली लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ इसको क्या होगा, वाई आर्ट दो साइलेंट। द पोएम हैप्पी वॉरियर इज पार्टली अ कमेमोरेशन ऑन द डेथ ऑफ हिज ब्रदर जॉन वर्ड्सवर्थ। विच इज वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री। तो डिस्क्रिप्टिव स्केचेस इज द राइट आंसर। Coleridge was Wordsworth's friend. He died in 1834. Wordsworth, Coleridge and Southey are famous as the poets of Lake Districts. The Prelude is said to be the spiritual autobiography of Wordsworth. Lyrical Ballads came in 1798. Preface to the Lyrical Ballads came in 1800. In the preface to the Lyrical Ballads, Wordsworth examined a sonnet of Gray, which won on the death of Richard West. A poet is a man speaking to men. Who said, तो वर्ड्सवर्थ ने कहा। वर्ड्सवर्थ एडेड एंड अपेंडिक्स टू द प्रीफेस ट्रेस आउट द हिस्ट्री ऑफ पोएटिक डिक्शन एंड टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स द न्यू क्लासिकल पोएटिक डिक्शन 1802 में। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अभी कुछ और भी एग्जाम पॉइंट्स हैं। दिस स्पिरिचुअल लव एक्ट्स नॉट कैन एग्जिस्ट विदाउट इमेजिनेशन विच इन ट्रूथ इज बट अनदर नेम फॉर एब्सोल्यूट पावर एंड क्लियरेस्ट इंसाइट्स amplitude of mind and reason in her most exalted mood. This faculty hath been the feeding source of outlong labor. These lines reveal Wordsworth's concept of imagination. They are the lines of the concluding book of the Prelude की line है। No pleasant images of trees, of sea or sky, no colors of green fields, but huge and mighty forms that do not live like living men. These lines are from Wordsworth, the Prelude, Book 1. विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न ऑन, तो 7 अप्रैल 1770। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अप्रैल 7, 1770, बी इज़ द राइट आंसर। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न ऑन 7th of April 1770 कॉकरमाउथ इन कुंबरलैंड, हेंस ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 118 इज ऑन योर स्क्रीन। Which of the following statement is incorrect regarding William Wordsworth's most famous poem The Solitary Reaper के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो 118 का दोस्तों 118 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए तुरंत। 118 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस सॉलिटरी रीपर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, यानी कि दिस पोएम इज़ बेस्ड ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ ओन एक्सपीरियंस। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ये पार्ट नहीं है, सी द एक्सप्लेनेशन। द सॉलिटरी रीपर वॉज रिटन इन नवंबर 1805 and published in 1807 in the collection poems in 2 volumes. This poem is unique because Solitary Reaper is based on the experience of someone else, author and friend Thomas Wilkinson, as described in his tour to the British mountain, hence option C is correct. क्वेश्चन नंबर 119 दोस्तों, 6 क्वेश्चन और बचे हैं। वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स द स्ट्रेच ऑफ डेफोडिल्स इन हिज पोएम डेफोडिल्स 2। तो 119 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए तुरंत। 119 का क्या होगा करेक्ट आंसर। 119 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। Wordsworth compares the stretch of daffodils in his poem Daffodils 1807 to the twinkling of stars in the Milky Way, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. They stretched in never-ending line along the margin of a bay. Question number 120 is on your screen. Wordsworth recollects the daffodils in, तो क्या हो जाएगा 120 का दोस्तों करेक्ट आंसर। 120 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A vacant and pensive mood, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं 120 के एक्सप्लेनेशन की ओर। वर्ड्सवर्थ रिकलेक्ट्स द डेफोडिल्स
in a vacant and pensive mood, for oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude. Hence option B is correct. Question number 121. Wordsworth had described various stages of his association with nature. In which stage did he hear the still sad music of humanity? तो कौन सी स्टेज में हियर करते हैं? 121 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। 121 का हो जाएगा द फाइनल स्टेज। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, द फाइनल स्टेज। Wordsworth hears the still sad music of humanity in the final stage in Tintern Abbey 1798, hence option C। दोस्तों 4 क्वेश्चन और बचे हैं। हाउ मेनी डेफोडिल्स डिड द पोएट सी एट ए ग्लांस? तो कितने? 10,000। कितने देखे? 10,000, ऑप्शन नंबर ए। द डेफोडिल्स फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1807 in poems in 2 volumes is considered Wordsworth's finest poem। In this he writes 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance। Option A is the right answer। Where did the poet see the daffodils? पोएट ने कहाँ देखा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 123 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। From the lines in the poem they stretched in never-ending line along the margin of a bay, it is clear that the poet saw daffodils along the bay, hence option C। 124. What were the daffodils doing? तो daffodils दोस्तों क्या कर रही थी? Tossing their heads in sprightly dance। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट, डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। Tossing their heads in sprightly dance, option A suggests the poet himself, I wandered lonely as a cloud। Option B suggests the cloud that float on high over valleys and hills। Option C suggests the waves in the bay, they outdid the sparkling waves in glee, hence option D is correct। Last question of this class, who said there is no essential difference between the language of prose and that of the metrical composition? तो दोस्तों ये वर्ड्सवर्थ ने कहा है। 125 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वर्ड्सवर्थ। देख लेते एक्सप्लेनेशन। विलियम वर्ड्सवर्थ इन हिज फेमस प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स enunciated his theories of poetry। He said that there is nor can be any essential difference between the language of prose and verse। तो दोस्तों हमने इस क्लास में डिस्कस किया 125 तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम डिस्कस करेंगे 150 तक।